चलिए भाई, आइए सब लोग जुड़ जाइए। आज दो दिनों की बाद, आज लगभग 2 दिनों के बाद फिर से हम लोग क्लास करने के लिए अवेलेबल। हाँ, कल थोड़े टेक्निकल इशू हो गए थे, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। और परसों तो संडे था ही, और संडे के दिन पढ़ाई करना मतलब किसी अपराध से कम नहीं माना जाता। ठीक, तो आइए जरा हम लोग समझे। अभी तक जितनी भी वेब की क्लासेस हुई वो ये मानो कि रटने वाली क्लासेस थी, जिनमें फॉर्मूले हमने रटने सीखे। बट अब जो है ना, अब जो वेब की क्लासेस होने वाली है उसमें एक्चुअल में रटना नहीं, अब हमें समझना पड़ेगा। और अब यहां से वेब में इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है कि वेब में कैसे चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी हमारे सिलेबस में। यानी कि आज से हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो रही है वेब को। और आज से क्लास का इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है अगर आप वेब में अच्छा करना चाहते हैं। और वेब से रिलेटेड अदर चैप्टर हैं लाइक वेब ऑप्टिक्स, एसी और ऐसे बहुत सारे चैप्टर, उन सबको बेहतर करने के लिए हमें सीखना है। तो प्रीवियस क्लासेस में जो हमने फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखे, आज का जो अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है, स्टार्ट करना है हमको सुपरपोजिशन ऑफ वेब। अभी तक क्या थी, सिंगल वेब निकलती थी स्ट्रिंग में, जैसे कोई भी एक लड़का एक स्ट्रिंग लेके ऐसे कर देता था। लेकिन अब क्या होगा कि जब एक नहीं, एक साथ एक ही रस्सी में 2 वेब आ जाए या मोर देन 2 वेव्स आ जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पे, शेप पे और उसके इक्वेशन पे, ये सबको देखेंगे हम लोग बारी बारी से। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेब। देखिए, समझिए, कोशिश करिएगा समझने का। देखिए, मैं इधर बनाता हूं वेब। जैसे देखो, अभी तक क्या होता था ना कि यहाँ पे एक लड़का रहता था, मैंने बना दिया था, सपोज वही अपना रामलाल, और ये एक स्ट्रिंग को ऐसे ही बांध के मूव कराता था। या जनरली मान लो कि इसने इसको एसएचएम करा दिया। ठीक, ये एक वेब बना दी। तो बताया था वेब का हर एक पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है। जैसे ये मान लो डिस्टरबेंस यहाँ गया, फिर ये पार्टिकल को एसएचएम कराएगा, फिर ये अगले पार्टिकल को, ऐसे एसएचएम करते करते हर एक पार्टिकल यहाँ तक आ जाएंगे और वेब होगा। ये तो एक एंड की बात थी। लेकिन आप सोचो ना, यही चीज इधर भी कर दिया जाए। ध्यान से समझने वाली बात है कि एक लड़का इधर से भी रस्सी को पकड़ ले, ठीक, यहां, और ये भी यहां से एक वेव जनरेट कर। ठीक, अब सोचो ध्यान से, इधर भी वेव, इधर भी वेव। अब क्या हुआ, 2 वेव मिलेंगी, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। समझना है ध्यान से, इधर भी वेव, इधर भी वेव। अब दोनों वेव मिलेंगी तो क्या होगा, आइए समझते हैं इसे जरा। देखो, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान है लेकिन समझना है। जैसे मान लो कि ये टाइम पे हम इन दोनों वेव को मिलाना चाहते हैं तो क्या होगा। देखो, ये वेव ट्रेवल करते हुई, आप जान रहे हो, ऐसे ऐसे करते हुए सपोज यहां पे आई, और ये मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। तो ये मान ली इधर से ए मिली, इधर से भी ए मिला। ठीक, ये वेव आई, पूरा नहीं बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे सपोज दोनों मिल गए, इनकी से आप बोल सकते हैं मिलन समारोह रीजन। क्या है ये, मिलन समारोह रीजन या मीटिंग पॉइंट। ठीक, तो अब एक्चुअल में क्या होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड, इस पार्टिकल के बारे में सोचो जरा ध्यान से। यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये वेव इसको कितना एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कराएगा, ए, और ये वाली भी वेव इसको कितना एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कराएगा, ए। पॉजिटिव डायरेक्शन में कि निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ए और ए मिलकर कितने हो गए, 2a। तो अब सोचो जरा, इस केस में क्या हुआ, जो नई वेव आई उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2a। क्या हुआ, 2a। समझ में आई बात, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2a। यही है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बहुत ही सिंपल, 2 वेव का मिलना। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर 2 वेव मिल रही है ए एम्पलीट्यूड वाली, तो उनका नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। समझ में आ गई बात। अभी और धीरे धीरे, अब देखो मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद क्या होगा। तो देखो, मिलने के बाद क्या होगा, ये वेव इधर चली जाएगी और ये वाली वेव इधर चली जाएगी। ठीक, किस एम्पलीट्यूड से, यहीं पे 2a अपने सेम से। मतलब क्या होगा, ऐसा होगा कि लगेगा ही नहीं कि ये दोनों कभी मिले थे।
ठीक, ये मिलन समारोह रीजन, दोनों का एम्पलीट्यूड इस पार्टिकल का जहां पे मिले वो 2a हो जाएगा और उसके बाद अपना ऐसे चले जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये तो पहला था। हो सकता है देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए मिला, एक ये मिला, अगर अपोजिट फेज में मिलाते तो क्या होगा, इसको आपको खुद से ट्राई करना। अपोजिट फेज का मतलब मान लो कि इसने वेव ऐसे जनरेट की होती, ऐसे जनरेट की होती और ये ऐसे मिला होता आके, तब क्या होता भाई, जल्दी से बताएं। तो ये कितना होता है, ये देखो प्लस ए और ये कितना माइनस ए, ये मिलके क्या 2a आता, या 2a आता, सोचो जल्दी से बताओ। जल्दी से 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए ठीक, तो a और a मिलकर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0, मतलब ये कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसका नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0। लेकिन ये कहां तक, जहां तक दोनों मिले थे, उसके बाद ये फिर से कैसे हो जाएंगे, देखो ये वाली वेव इधर चली जाएगी और ये वाली वेव इधर चली जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये हमारा समझना था, यही हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव है। इस पे और कैसे कैसे अच्छे सवाल आते हैं, आइए उनको समझते हैं और करते हैं। क्वेश्चन जैसे ही हम लोग समझ लेंगे बात समझ में आ जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा कि जब दो वेव मिल रही है, सपोज दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, दोनों सेम फेज में मिलेंगे, तो सुपरपोजिशन से उनका नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a, और एक प्लस ए से मिल रही है और एक माइनस ए से, तो उनका नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 0। यही हमने सुपरपोजिशन में सीखा। एक क्वेश्चन और करते हैं थ्योरेटिकल, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसे नोट करना चाहें तो नोट कर ले, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव है, और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, और वेव चल रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझे, ये 2 सेंटीमीटर पे है, ये डिस्टेंस है 4, और ये चले 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगली भी एक वेव ले लेते हैं ट्रायंगुलर शेप। कैसा शेप, ट्रायंगुलर शेप। मान लेते हैं ये वेव ट्रायंगुलर शेप में आ रही है, ये भी अपना वही 2 सेंटीमीटर, और वेव इधर की तरफ आ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। समझ में आ गई बात, ध्यान से समझे। एक रेक्टेंगुलर वेव है 2 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है, और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और ये इधर की तरफ मूव है। आपको शेप बतानी है आफ्टर 1.5 सेकेंड। जल्दी से सोचना है और आपको खुद बताना है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, तब तक मैं इसे ड्रॉ करता हूं, आप खुद अपनी कॉपी में बनाएं कि 1.5 सेकेंड बाद इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी। चलिए जल्दी से ये बनाते हैं इसका मीटिंग। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये वेव चल रही है, तो 1 सेकंड में जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी जाएगी भाई, 2 सेंटीमीटर। इसका टाइम ना थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आसान रहे हमारे लिए। सपोज कि हमने ये डिस्टेंस 2 ले ली, यही रहने देते, ये 1.5 है। ठीक, अब सही है। देखो 1.5 सेकंड में ना ये वेव कितनी चली जाएगी, 3 सेंटीमीटर, 2 यहां और 1 यहां। अब देखो जरा ध्यान से समझने वाली बात है, ये वेव कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक, ये वेव कुछ ऐसे दिखेगी 1.5 सेकंड बाद, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर आगे आ गई होगी। और ये वाली वेव कितनी आ गई होगी, फिर से देखो, ये भी डिस्टेंस हमने 2 ही लिए, तो ये भी वेव कुछ इधर आ गई होगी। इधर मैं बनाता, ध्यान से समझे, कुछ ऐसे। ठीक, अब ध्यान से समझने वाला पार्ट है, बहुत ही ध्यान से देखो। यहां पे क्या है ना कि कुछ वेव तो मिल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहे हैं। जैसे थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखो आप, मान लो ऐसे बना। ठीक है, ये
तो अब देखो ना, ये रीजन क्या है जहां पे मीट हो रही है, ठीक, इसी को बोल रहे हैं हम मिलन समारोह रीजन। बाकी ये क्या है, ये तो खाली पॉइंट है। तो अब यहीं पे सुपर पोजिशन हो रहा है, दो वेव मिल रही हैं, तो आपको ना इसी का डायग्राम बनाना है कि कैसे हो गई। देखो यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये वेव हमारी ऐसे ही रही यहां से यहां तक, ठीक, यहां से यहां तक। अब यहां से समझना है, देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगुलर वेव है, ये ट्रायंगुलर वेव है, ठीक। तो दोनों के मिलने से देखो, ये इसकी वजह से, किसकी वजह से भाई, रेक्टेंगुलर वेव की वजह से इस ट्रायंगुलर वेव का यहां पे एम्पलीट्यूड कितना होगा बता सकते हैं आप? आओ देखिए कैसे। देखो ये क्या करेगा, रेक्टेंगुलर वेव इसके पार्टिकल को कितना एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करा देगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये 0 और ये 2, तो ये कितना चला जाएगा भाई, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। कितना चला जाएगा ये पार्टिकल, यहां से कितना ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर। सपोज कि यहां से ये 2 सेंटीमीटर है। आगे देखो, जैसे ध्यान से समझने वाली बात है, इस पॉइंट को देखो, यहां से देखो रेक्टेंगुलर वेव इस वाले ट्रायंगुलर रीजन को कितना एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कराएगा, जितना उसका खुद का एम्पलीट्यूड होगा, यानी 2, और ट्रायंगल की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ये थोड़ा सा डायग्राम जो है ऐसे बना लो आप, नहीं तो आप सोचोगे कैसे। देखो ट्रायंगल की वजह से 2, ठीक, तो ट्रायंगुलर का एम्पलीट्यूड कितना है, ट्रायंगुलर वेव का एम्पलीट्यूड 2, और रेक्टेंगुलर का एम्पलीट्यूड कितना, 2, और 2 और 2 सेम मिलके कितने हो गए, 4। तो अब देखो ये कितना हो गया, 4। तो हमारा कुछ ऐसे बना, ठीक, ऐसे बना एम्पलीट्यूड। अब इसी तरह से देखो यहां से यहां तक, बाकी वेव में कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसे बन जाएगी वेव, ठीक। तो ये है, हालांकि आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे बातें हमारी और थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट करें इसे। जैसे मान लो एक वेव ये आ रही है और दूसरी वेव ये आ रही है, सेम एक जैसे, ठीक, और दोनों को हम यहीं पे मिलाना चाहते हैं, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड बाद। कितने सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद। और ये जो आ रही है, मान लो कि फिर से अपना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, और 3 सेकेंड बाद मीट कराना चाहते हैं। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। अब सोचो हर सेकंड ये वेव कितनी जाएगी, कितनी जाएगी भाई, ये डिस्टेंस 4 मान लो आप, ये भी डिस्टेंस कितनी मान लो, 4 मान लो, 4-4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझे, बात आपको एकदम समझ में आ जाएगी। 3 सेकेंड बाद ये वेव यहां से कितना दूर चली जाएगी, 6 सेकेंड, 6 सेंटीमीटर, मतलब 4 यहां और 2 यहां। सपोज 2 यहां, पहले एक वेव को बनाओ। अब देखो ये रीजन कितना है हमारा, ये रीजन मान लेते हैं हम 4 है, ठीक। ये रीजन भी हम मान लेते हैं कितना, 4। समझो जरा ध्यान से। अब देखो 6 सेकंड बाद ये वेव आधी यहां होगी, आधी यहां होगी, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। हम पहली वेव को बना रहे हैं, बना लेते हैं इस चीज को, ये फर्स्ट वाली वेव है। अब देखो ध्यान से समझो जरा, 2 सेकंड बाद ये वाली वेव कैसी होगी, ये वाली वेव, ये वाली वेव भी कितनी आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगी, 2 वाली इधर आ गई। मैं इधर से बनाता हूं, दोनों एक जैसे ही हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे और डॉटेड लाइन से बनाता हूं। दोनों देखो एकदम ऐसे मिलेंगे, बाकी वेव से हमें लेना देना नहीं, जो मिल रहा है उसकी वजह से देखो। अब देखो ध्यान से, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, ये कौन सी वेव है, ये दूसरी वेव है। यहाँ पे देखो इन दोनों में पहली वेव भी है और दूसरी भी है, ये एक्चुअल में कहाँ आएगी, यहीं पे आएगी ना, एग्जैक्ट सुपर इम्पोज कर जाएगी, एग्जैक्ट सुपर इम्पोज कर गई। अब देखो इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पहले की वजह से कितना था, 2, इसकी वजह से कितना आया, उसी डायरेक्शन में है 2, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से देखो 2 और 2 मिलके कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर आगे देखोगे हर एक पार्टिकल ऐसे ही 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट सुपर इम्पोज हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर की वेव एक नई एम्पलीट्यूड मिलेगी। उसके बाद ये फिर से कैसे हो जाएंगे, ये मिलने के बाद यहां से यहां तक मिलने की बात ये थी, मिलने के बाद ये वेव अपने रास्ते और ये
अपने रास्ते चली जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? फिर से समझे क्या हुआ। जैसे ही आपको क्या करना है, मीटिंग पॉइंट देखना है, कहां पे मिलाना है इन दोनों को, ये चीज देखनी है। हमने देखा कि ये 2 सेंटीमीटर इधर आ गई, 2 सेंटीमीटर इधर आ गई। हालांकि इसकी आप इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। इसकी चाल स्पीड को, दोनों को स्पीड दोनों की वही थी, स्पीड को वेरी करके खुद चेक कर सकते हैं। तो समझना यही था हमारा कि हम देखेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहां से 2 इंक्रीज हुआ, फिर यहां से 2 इंक्रीज हुआ, तो 4, हर एक पार्टिकल का 4 हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ऐसे एक्सपेक्टेड तो नहीं होते हैं, बट थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। और कैसे क्वेश्चन आते हैं आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर समझाते हैं। चलिए, तो वही चीज सुपर पोजिशन में देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है, क्या है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। व्हेन 2 or more waves arrive at a point in the medium at the same time, then the resultant displacement of particle is vector addition of individual displacement। मतलब क्या है, जैसे इस लाइन का मतलब वेक्टर एडिशन। जैसे यहाँ पे ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन पे थे, आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट 2a लिख दिया। हो सकता है दोनों 90 डिग्री पे मिले, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना है आपको। तो उसका नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, हम इसका वेक्टर सम निकालेंगे। वेक्टर सम कितना होता है अगर 90 पे मिल रहे हैं, a√2। अगर और कोई रहेगा तो उस बेसिस पे, ठीक। तो हमको यह समझना है कि 2 या 2 से अधिक वेव अगर कहीं पे मिल रही है सेम टाइम पे, तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, वेक्टर सम से, ठीक। आगे आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन फिनोमिना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इसको ट्राई करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़े और लगाएं, हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं सुपर पोजिशन पे बेस्ड, आपकी स्क्रीन पे है। पहली वेव लिखी है, मैं देख लेता हूं। y1 इक्वल्स टू 3 पाई 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई एक्स प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई एक्स प्लस पाई बाई 6। समझना है ध्यान से। दूसरा है y2 इक्वल्स टू, मैं क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर देता हूं, 4 साइन, नोट हो गया, बहुत अच्छे। 4 साइन 4 पाई टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 2 वेव दे रखी है और ये पता चल रहा है। देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है, पहली वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में, सोच के बताओ भाई, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव। क्वेश्चन आपका नोट हो गया, मैं स्लाइड हटा देता हूं। 1 सेकेंड रुकेंगे आप, स्लाइड से हटा दिया, ठीक। देखिए ध्यान से, अब समझना ध्यान से। ये वाली जो वेव है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव, तो हमने आपको बताया था अगर साइन अपोजिट होते हैं तो पॉजिटिव एक्स में, और अगर सेम होते हैं तो नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब ये वाली जो वेव है वो किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। सपोज ऐसे जा रही, अभी हमको बनाना नहीं एग्जैक्ट, समझने के लिए ध्यान समझे। दूसरी वेव है y2, यहाँ नेगेटिव है, ये मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे जा रही है, पॉजिटिव में जा रही। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये सब बात की बात है अभी यहां तक, ठीक। अब ध्यान से समझना, एक बात तो क्लियर होगी कि अगर ये x की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये किधर जा रहा है, x की नेगेटिव एक्सिस में और ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में।
तो एक बात तो क्लियर है, दोनों सेम मीडियम में जा रहे होंगे। कहां जा रहे होंगे दोनों? सेम मीडियम में जा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? फिर से समझो, एक एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम मीडियम में जा रहे होंगे, कंफर्म हो गई ये बात। तो हम क्या ये बता सकते हैं कि दोनों के लिए जो k की वैल्यू होगी, मतलब दोनों की जो v1 v2 होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? v1 और v2 इक्वल होंगे। और v1 और v2 निकालना हमने सीखा है प्रीवियस क्लासेज में। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते थे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, पहले का माइनस कोफिशिएंट ऑफ t। t बोलो भाई, पहले के कोफिशिएंट का यहाँ पे क्या आया? पहले वाले का 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे हमें पता चला कि -2 पाई अपॉन पाई। दूसरे वाले की वेव वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? जरा देखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस माइनस ये इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, और यहां से हमारा जो k का आंसर आया दैट इज -2। तो ये आपको याद रखना है, ठीक? समझ में आ गई बातें? ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें कि यहां से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी था ताकि आप वैल्यू को पुट कर पाए। तो सबसे पहली चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें था, आई थिंक आपको समझ में आया। कॉन्सेप्ट क्या था कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। इट मींस कि दोनों सेम मीडियम में जा रहे हैं, और अगर सेम मीडियम में जा रहे होंगे तो इनकी वेव वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो पहले की वेव वेलोसिटी और हमने दूसरे की वेव वेलोसिटी को सेम कर दिया, तो इससे k की वैल्यू निकालिए। क्यों? क्योंकि k यहाँ पे अननोन था। तो जल्दी से इतना कॉपी करें, बोर्ड से इरेज कर दें, तो आगे के सोल्यूशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हाँ ठीक, तो ये आ गया, मिटा देते हैं इसे, ध्यान से देखें। चलिए अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे हाइड करता हूं, और अब समझे ध्यान से। x की वैल्यू आप पुट करेंगे और t की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, कितना? 2 पाई। तो माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा समझे। y1 के लिए x1 की वैल्यू रखे हैं हमने। x की वैल्यू कितनी रखनी? 1, और t की वैल्यू 1। तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 6। समझ में आ गई बात? x की वैल्यू क्या रखी हमने? 1। t की वैल्यू भी हमने क्या रखी? 1। तो देखो ये क्या हो गया, ध्यान से समझना है। यहाँ पे साइन भी रहेगा भाई। 2 पाई प्लस पाई 3, यहाँ पे 3 साइन, और 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया? 3 पाई प्लस पाई बाई 6। अब हमको समझना है ना कि ये किस क्वाड्रेंट में गया, तो आपको समझाया गया था। ये यहां से यहां तक कितना हो गया भाई? देखो, यहां से यहां तक ये 0 होता है, ये पाई होता है, फिर वापस आ जाओ 2 पाई। तो हम घूम के आ गए एक चक्कर 2 पाई, फिर से आगे आ गए 3 पाई। और 3 पाई के बाद हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद ये क्या हो गया? साइन किस में चेंज हो जाता है भाई? कॉस में। प्लस की माइनस, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, तो साइन बदल जाएगा, और बदल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। साइन की वजह क्या हो जाएगा? 3 कॉस पाई बाई 6। ठीक, 3 कॉस पाई बाई 6। और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहले का एम्पलीट्यूड। इसी तरह से दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। 4 साइन, यहां लिख देंगे 4 पाई, t की वैल्यू 1 रखें, प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 4 साइन, ये कितना हो गया? 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अगर आपको याद हो तो ये चीज हमने बताई थी कि एक चक्कर में 2 पाई, तो 6 पाई का मतलब कितने चक्कर हो गए भाई? 3 चक्कर कंप्लीट करने के बाद प्लस पाई बाई 3, यानी अगेन हम लोग आ गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे लिख देंगे साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी? 4।
√3/2। ठीक है, तो दोनों को अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर से हम y1 प्लस y2। तो देखो हमारा क्या आया, 4√3/2 माइनस 3√3/2। सॉल्व कर लेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा √3/2। यही हमारा आंसर होगा। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में से आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया? एक बार आप इसे नोट कर ले, देखें फिर से समझाते हैं क्या हुआ। पहले हमने k की वैल्यू निकाली क्योंकि k अननोन था। k कैसे आया, दोनों की वेलोसिटी को सेम किया। दोनों की वेलोसिटी क्यों सेम किया हमने, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू और t की वैल्यू 1 रख के वेक्टर सम लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करें इसे। समझ में आ गया हो तो सीसी लिख सकते हैं आप, सीसी बोतल नहीं, कमेंट वाला सी। देखिए यहां तक ये क्वेश्चन था, इसको नोट कर लिया आपने, इसका सॉल्यूशन भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं इसको, ध्यान से समझने वाली बातें हैं। अभी तो फिलहाल के लिए आप इसे रहने दें। हो गया नोट? ध्यान से समझे। अब अगला टॉपिक है अपने पास, जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अगला टॉपिक क्या है अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अगर दो वेव टकराते हैं, एक बार हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड इंड से, एक बार पढ़ेंगे फ्री इंड से, तो क्या क्या चेंज आएगा इसको समझना ध्यान से। देखो ये एक वेव है, ये एक फिक्स्ड इंड मान लिया हमने, ये फिक्स्ड इंड है। ठीक, और यहां से कोई एक वेव आ रही है। ठीक है, ध्यान से समझिए। फिक्स्ड इंड का मतलब ये इंड मूव नहीं कर पा रहा है, तो वेव का मतलब हमने मान लो यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट किया इस पे, तो यही डिस्टरबेंस का मतलब हर एक पार्टिकल को ये एसएचएम कराता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आपको ये बात ना समझ पे आ रही हो तो मैं पूरी वेव ना बना के आधी वेव से आपको समझा देता हूं। देखें ध्यान से क्या किया, जैसे यहां से हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये सब हर एक पार्टिकल एसएचएम करेगा, यही डिस्टरबेंस यहाँ पे आया तो ये पार्टिकल भी एसएचएम किया, फिर ऐसे कंटिन्यू एसएचएम करते हुए आगे यहाँ पे आएगा। अब सोचो लास्ट में जब डिस्टरबेंस यहाँ पे आना चाहेगा, जैसे ये डिस्टरबेंस आया तो ये डिस्टरबेंस क्या करेगा, इसे ऊपर ले जाना चाहेगा। मतलब ये फिक्स्ड इंड का मतलब समझ लो ये वॉल है, ये एक दीवार है। क्या वेव दीवार को मूव करा पाएगी? नहीं। यानी कि जो वेव है दीवार पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, अपवर्ड, इसे ऊपर ले जाना चाहेगी। अगर वेव ने दीवार पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो दीवार इस पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगी? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, ये जो वेव है ना, ये वेव उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब इसका फेज चेंज हो जाता है, ऐसे समझना है ध्यान से। ये रिफ्लेक्शन है। इसको ना डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल से भी देख सकते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड चला रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। एक वीडियो है, इसे ध्यान से देखना है आपको, देखे ध्यान से। ये प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशन। देखिए दोनों वेव को ध्यान से देखिए। पहली वेव है आ रही है फिक्स्ड इंड से टकराई, देखिए क्या हुआ। सेकंड वाली वेव को देखिए, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका फेज चेंज हो गया। ठीक है, फिर से समझे, मैं फिर से प्ले करता हूँ, एक सेकेंड रुके, रुक जाए, कहाँ गया। चलिए देखिए, सेकंड वाली वेव को ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट वाली को भी। ठीक है, अब इन बातों को मैं समझाता हूं। अब समझे ध्यान से क्या हुआ। एक वेव आ रही है, अगर एंड फिक्स है तो ये इसको जस्ट उल्टा कर देगी। क्यों? क्योंकि वेव चाहेगी कि दीवार ऊपर जाए और दीवार क्या चाहेगी, वेव नीचे जाए। तो दोनों में से किसकी बात पूरी हो पाएगी? दीवार वेव को नीचे कर पाएगी
या वेव दीवार को ऊपर कर पाएगी? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? वेव को दीवार नीचे कर दे, ठीक। तो ये नीचे कर दिया। नीचे करने का मतलब क्या है भाई? इसका जस्ट फेज चेंज हो जाएगा। सपोज, समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझने वाली बात है, उसको ध्यान से समझे। जैसे मान लो इस वेव का इक्वेशन था y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। तो इस वाली वेव का इक्वेशन क्या होगा? समझना ध्यान से, बहुत जरूरी बात है। इस वेव का इक्वेशन क्या होगा? इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना आया? पाई। ये पाई आगे निकल गई तो मैं लिखूंगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वेव जो है किस डायरेक्शन में जा रही? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की निगेटिव? निगेटिव। पहले किधर जा रही थी? पॉजिटिव, अब किधर? निगेटिव। तो ये साइन भी हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक, जैसे ही ये आप निगेटिव रखोगे तो आपको देखो जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस के एक्स प्लस पाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि अगर कोई वेव, ध्यान से समझे, अगर कोई वेव किसी फिक्स एंड से टकरा रही है तो वो फिक्स्ड एंड इसका फेज डिफरेंस कितना कर देगा? 180। आप इसको घर पे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप समझे कि कभी देखा हो अगर आपने ध्यान से, खूंटे से भैंस बंधी हो, तो खूंटे से भैंस बंधी हो तो भैंस अगर उसको झटकती है रस्सी को, तो आप इस वेव को देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें? रस्सी को एक एंड से बांध दे जैसे खिड़की से, और उसके बाद ऐसे स्लाइड करें तो आप देखेंगे वेव जैसे ही वहां पे जाएगी ना, उसके बाद नीचे की तरफ स्लोप दिखने लगेगा आपको। तो ये आपको समझना है और इक्वेशन लिखना आना चाहिए। फिर से समझे, क्या समझा हमने? अगर वेव किसी फिक्स्ड इन से टकराएगी तो उसका फेज उल्टा हो जाएगा। फेज उल्टा होने का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी चीज, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि वेव अगर किसी फिक्स्ड इन से टकराएगी तो क्या होगा। अब देखेंगे कि अगर वेव किसी फ्री इंड से टकराएगी तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस चीज के लिए ना एक शॉर्टकट ट्रिक भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। पहले इसको समझ ले, फ्री इंड से क्या होगा। फ्री इंड से देखिए, वेव वही है। अब की बार ना सपोज करो कि ये छल्ला पहना दिया इसमें, फ्री इंड है, ऊपर की तरफ ये जा सकता है और इधर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना है। ठीक, तो ये वेव आएगी यहां पे लास्ट में, ये डिस्टरबेंस यहां आएगा, इस पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहेगा। कितना ले जाना चाहेगा? ए। ठीक, कितना ले जाना चाहेगा? ए। और ये वेव कितनी की है? ए की। तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 2a। अब इस चीज को समझो ध्यान से। हमेशा दोनों के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, इनको डायरेक्ट ही आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए। जैसे ये क्वेश्चन है ना कि अगर ये फ्री इंड है, कैसा इंड है? फ्री इंड, तो आपको ना इधर भी एक ऐसी ही वेव बना लेनी है। कैसी वेव बना लेनी है? ऐसी ही एक वेव बना लेनी। ठीक, फिर से समझिए ध्यान से। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन है कि फ्री इंड से है तो आप इसके राइट साइड में एक इसकी इमेज बना ले। इमेज का मतलब ऐसी ही एक वेव बना ले, और अब इन दोनों को आप सुपर इंपोज कराओ। इस पॉइंट पे सुपर इंपोज कराओगे तो क्या होगा, देखो। ठीक, सुपर इंपोज करा दिया आपने। अब जरा बताओ क्या हो जाएगा। ये ए एम्पलीट्यूड, ये ए एम्पलीट्यूड अभी अभी समझाया था, तो दोनों का नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद, उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा भाई? ये वेव इधर निकल लेगी और ये वेव इधर, सॉरी फेज नहीं बदलिएगा, इसमें फेज में कोई चेंज नहीं आता। समझने वाली बात यही है कि इन दोनों में फेज का कोई चेंज नहीं आता। पहले वाले में क्या था? फेज का चेंज था, इसमें फेज का कोई चेंज नहीं है। और जैसे देखो, अगर वही एग्जांपल, अभी इसको समझ में आई, ट्रिक समझ में आई। ट्रिक क्या है कि आप राइट साइड में एक ऐसी ही वेव बना लें और दोनों को मिला के चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड कितना चेंज हो जाएगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन वाले में भी आप ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा दूसरी तरह से।
जैसे ये, इसमें क्या करना होगा आपको, फेज को हमें पता है, ठीक, एक इधर पॉजिटिव में तो इधर निगेटिव में बना लिए। अब दोनों का मीटिंग पॉइंट पे ले आइए, देखिए ये इधर और ये इधर, फिर से वही कहानी, इन दोनों का मीटिंग में क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों मिलेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये कितना माइनस है, ठीक। और उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगी, उसके जस्ट बाद क्या होगा, ध्यान से समझना, ये वाली वेव इधर और ये वाली वेव इधर और ये वाली वेव इधर जाएगी। क्वेश्चन अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ये वेव इधर और ये वेव इधर क्यों जा रही है। यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, बट ये वेव इधर क्यों जा रही है, तो देखिए ध्यान से, इस वाले वेव में क्या होता है कि जो वेव वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन जब आप वेव वेलोसिटी की बात करोगे ना, जैसे ये पार्टिकल है, मैं इधर बना देता हूं, इसको ऐसे मिला देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ये इधर पूरा सुपर इम्पोज करा देते हैं, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो इस बात को, ठीक। तो देखो हर एक पार्टिकल, इसका वेव वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, ठीक। और इधर की वेलोसिटी ऊपर 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 ऊपर, याद करो वेव वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था। यही सेम कहानी यहां भी इस पार्टिकल के लिए, इधर, सॉरी, ये सारे पार्टिकल किधर जाना चाहेंगे, नीचे नीचे नीचे, यहां तक नीचे, और ये सारे पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है हर एक पार्टिकल का, बट वेव वेलोसिटी देखो क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में भाई, सेम डायरेक्शन में। और आप बताओ यहाँ पे और यहाँ पे तो कितना होगा, जो मिडिल पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, यहाँ तो जीरो होगा, बाकी एंड पे क्या होगा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे देखो जरा, इस चीज को ना आप ऐसे बना सकते हो, जैसे जैसे आप एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ते जाओगे आपकी वेव वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, कुछ ऐसे। और इधर पे वही कहानी, एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक। तो ये वेलोसिटी इसीलिए इधर की तरफ और ये वेलोसिटी इधर की तरफ। तो ये आपको समझना था, समझना क्या है, ध्यान से समझे। अगर कोई वेव, ठीक, कैसी वेव, ट्रांसवर्स वेव किसी फिक्स्ड इंड से टकराती है तो उसका फेज 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, ठीक। और अगर फ्री इंड से टकराती है तो फेज में कोई चेंज नहीं आता, बट उसका एम्पलीट्यूड जस्ट डबल हो जाता है। वो वीडियो को आप फिर से देखें और दोनों ही बातों को आप समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को आप देखें और फिर से समझने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल देखें ध्यान से, पूरा टाइम दें इसको देखने में। चलिए देखें, देखें, एक में आपको एम्पलीट्यूड डबल दिख रहा होगा, एक में फेज में कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, और एक में फेज चेंज दिख रहा होगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, छोटी सी वीडियो है। चलिए लास्ट टाइम है, इसे देखिए, पहली वेव को गौर से देखिए, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ये प्रैक्टिकल है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। ये पढ़ लिया फ्री एंड से, फिर फ्री एंड से इन दोनों के इक्वेशन भी हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव आफ्टर 4 रिफ्लेक्शन। 4 रिफ्लेक्शन से पहले आप, ये क्वेश्चन है, इसका 1 रिफ्लेक्शन के बाद जो है वेव बताएं, तो शेप क्या बनेगी ये आपको बताना। चलिए जल्दी से बनाइए, पहले 1 वेव का बनाएंगे, फिर 2 वेव का, फिर 3 वेव। एक सेकंड, जैसे ये वेव थी, डायग्राम बना लिया, मैं बना देता हूं इधर। ये फिक्स्ड एंड है, ठीक। ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है। इसी से समझना है आपको।
बहुत आसानी से दोनों बातों को समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बनानी है कि फेज चेंज, ठीक है, ध्यान से समझे। फोर रिफ्लेक्शन के बाद क्या कहानी होगी इसको समझते हैं। आइए देखिए, ये वेव आई टकराई, किस इंड से टकरा रही है? फ्री इंड से टकरा रही है। तो जैसे ये फ्री इंड से टकराएगी तो क्या इसके फेज में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से, वेव का एक ये इंड है और एक ये इंड है, ठीक। तो सबसे पहले टकराया कौन? ये वाला इंड की ये वाला इंड? ये वाला इंड। जो टकराएगा वही पहले भी जाएगा। पहले जाने का मतलब क्या है, अब आपको समझने है, और ये वाला इंड पीछे रह जाएगा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, मैं आपको दो डायग्राम बनाता हूं, आप बताना सही कौन है। एक तो ये और दूसरा ये, कौन सा सही होगा? ठीक, देखो दो डायग्राम बनाए, इसमें क्या हो रहा है, फेज का कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें फेज का चेंज हो रहा है। तो ये डायग्राम सही होगा कि ये डायग्राम सही होगा? ये सही होगा, क्योंकि फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। और याद करने का तरीका क्या, जो पहले टकराएगा वो पहले आगे जाएगा, तो ये आगे जा रहा है, ठीक, वेव इधर जा रही थी, अब ये वेव इधर जा रही है और ये पीछे रह गया, ठीक। ये तो कितने रिफ्लेक्शन की बात हुई? वन रिफ्लेक्शन की बात। सोचो अब अगला जो रिफ्लेक्शन है ना, ये वेव जाएगी और किससे टकराएगी? बोलो भाई, फिक्स्ड इंड से। अब जब ये फिक्स्ड इंड से टकराएगी तो देखो जरा क्या होगा। फिक्स्ड इंड से टकराने के बाद क्या होता है? बोलो भाई, फेज में 180 का चेंज आ जाता है, मतलब ये वेव उल्टी हो जाएगी। अब देखो टकरा कौन रहा है, पहले ये, और बाद में कौन टकरा रहा है, तो ये आगे नहीं निकलेगा। तो मैं इस वेव को ऐसे बनाता हूं, ठीक, तो थोड़ी बड़ा। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, ये सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद, अब थर्ड के बाद क्या होगा आप खुद बताओ। फिर से ये वेव गई यहां टकराई, ये इंड पहले गया, ये इंड बाद में, तो पहले वाला इंड पहले निकलेगा, बाद वाला बाद में। लेकिन लेकिन क्या शेप में कोई चेंज होगा, मतलब फेज में कोई चेंज होगा? तो आप बोलोगे नहीं। तो नहीं चेंज होगा तो देखो ये डाउनवर्ड है, पहले कौन सा इंड है, ये है, बाद में कौन सा, ये है, तो बाद वाला इंड ऐसे, पहले वाला इंड ऐसे, ठीक। ये थ्री रिफ्लेक्शन के बाद, फोर्थ रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा जरा आप खुद बताओ। वेव, ये इंड पहले और ये इंड बाद में, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए आपको ना साइनोसॉइडल के बजाय ऐसे ले लो, ये स्ट्रेट लाइन है। फेज बदलेगा तो स्ट्रेट लाइन ऊपर और ये, ठीक, समझ में आ गई। फोर रिफ्लेक्शन, फिर से कहानी समझो। फ्री इंड से जब कोई वेव टकराएगी तो फेज में कोई चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री चेंज होगा। लेकिन फिक्स्ड इंड से जब टकराएगा तो फेज में चेंज हो जाएगा, दैट इज कितना, पाई। पाई का मतलब जस्ट वेव उल्टी हो जाती है, ठीक। जैसे ये है ना राइट इंड, ये ब्लैक मार्क, इधर इंड है ब्लैक, इधर व्हाइट, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यही 180 का फेज डिफरेंस। तो आप इसे नोट कर लें। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने कर लिए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको देख। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन, क्या है, y इक्वल्स टू, लिख लें 0.09, ठीक है, साइन 8 पाई ब्रैकेट में t माइनस x अपॉन में 20, इतनी चीजें गिवन है, y की वैल्यू होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड इंड the amplitude becomes 2 upon 9 of initial, ठीक। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, आई होप आपने क्वेश्चन नोट भी कर लिया होगा, और अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन को नीचे कर देता हूं, आपको दिखता रहेगा क्वेश्चन बराबर, ठीक। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा ऊपर का पार्ट दिख नहीं रहा, ओके इधर लिख दूंगा 0.098 पाई
साइन 8 पाई टी माइनस एक्स अपॉन 20, यही है। ठीक ठीक, एक सेकंड एडजस्ट, ये अकेले रहने पे तो दिक्कतें रहती है, ध्यान से समझे। इसने बोला ना कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो फिक्स्ड इंड से हो रहा है, फिक्स्ड इंड नहीं बोला, रिजिड इंड। रिजिड इंड का मतलब ही होता है क्या, फिक्स्ड इंड, यही ठीक है। देखो यार यहाँ पे लिखा ना वेव फ्रॉम रिजिड इंड, रिजिड इंड का मतलब क्या हो गया, फिक्स इंड से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 2/9। अब आपको बताना है ना इसका इक्वेशन क्या होगा। अब ध्यान से समझो, अभी अभी समझाया भी था आपको, जब भी कोई वेव फिक्स्ड इंड या रिजिड इंड से टकराएगी तो उसमें फेज कितना चेंज हो जाएगा। अब देखो नया एम्पलीट्यूड कितना हो गया, पहले का 2/9, तो 2/9, पहले एम्पलीट्यूड कितना था 0.09, सॉल्व कर लिया इसे तो आया 0.02, तो लिखेंगे 0.02 साइन 8 पाई, ठीक, साइन 8 पाई टी माइनस, माइनस को तुरंत क्या कर दो प्लस एक्स अपॉन 20 प्लस कितना, इसको पहले ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 8 पाई टी माइनस 8 पाई एक्स अपॉन 20, ठीक। अब साइन को चेंज करो, ठीक है। पहले चीज 0.02 साइन 8 पाई टी माइनस की बजाय क्या हो जाएगा प्लस 8 पाई एक्स अपॉन 20 और प्लस क्या कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन है। समझ में आ गई। फिक्स्ड इंड से जब भी टकराएगा तुरंत आप फेज को कितना कर देंगे 180 और माइनस को क्या कर देंगे प्लस, ठीक। और बाकी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। तो दो ही बातें आपको याद रखनी है कि अगर वेव किसी फिक्स्ड इंड या रिजिड इंड से टकराएगी तो फेज में कितना चेंज हो जाएगा 180, और एक्स की बजाय आप क्या रखेंगे माइनस एक्स, वही चीज हमने किया है। इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको, और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, हाँ देख लीजिए। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया है, अब की बार वेव दिया है y इक्वल्स टू 10 साइन ax प्लस बी टी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। यहाँ डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, डेंसर मीडियम का मतलब भी वही रहेगा अपना थीम जो पहले हम लोग समझते थे, ठीक। सेम पहले डेंसर मीडियम मतलब फिक्स्ड इंड। मैं इक्वेशन लिखता हूं जल्दी से, y इक्वल्स टू 10 साइन ax प्लस बी टी, आगे क्या बोल रहा है, इज रिफ्लेक्टेड इफ 81% ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड देन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड नीचे करता हूं, एक सेकंड। चलिए इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस दिया है, एनर्जी लॉस होने से एम्पलीट्यूड और एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है आपको याद होगा, एम्पलीट्यूड एनर्जी के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली। मैं बता देता हूं, 81% एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमने बताया था ई और ए, हालांकि ये आगे जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। तो 81% का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 81% है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एनर्जी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि एनर्जी का हमें लॉस हुआ है तो 81 का रूट ले लो तो कितना हो जाएगा 9। एनर्जी हमारी होगी 0.09, परसेंट का मतलब यहाँ 100 होता है, हाँ नहीं तो सोचो आपका 9/10 यानी कि 0.09। फिर से समझे, एम्पलीट्यूड और एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है आगे पढ़ेंगे आप वेव ऑप्टिक्स में। स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमने एनर्जी निकाल ली 0.09, ठीक। तो नया एम्पलीट्यूड अपने पास आ गया 0.09, तो y इक्वल्स टू लिख देंगे
0.09। फिक्स्ड इंड से है कि फ्री इंड से? फिक्स्ड इंड से। तो क्या करेंगे, ए एक्स, किसका साइन बदलेंगे, एक्स का कि टी का? इसका। तो माइनस ए एक्स प्लस बी टी प्लस पाई। तो ये इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दें आप, 0.09 बी टी माइनस ए एक्स, साइन भी रहेगा भाई, साइन बी टी माइनस ए एक्स प्लस पाई। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, पेज को 180 दिखना है और एक्स की बजाय क्या लगाना है, माइनस एक्स। ठीक, जल्दी से कॉपी करें। एक सेकंड, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। ओके ओके, रुक जाओ फिर से समझा देता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए समझा देते हैं, क्वेश्चन तो नोट हो ही गया। एम्पलीट्यूड और एनर्जी में रिलेशन होता है। एनर्जी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया 0.09, तो जहां पे 10 लिखते थे वहां पे ये एम्पलीट्यूड हो गया हमारा। ठीक, और दूसरी चीज, इक्वेशन को कैसे चेंज करना है, प्लस पाई। क्यों? क्योंकि रिजिड इंड या डेंसर मीडियम सब एक ही बात होती है। तो हमने यहाँ पे प्लस पाई लिखा और एक्स का साइन तुरंत आप बदल के माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, नोट करें जल्दी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई या जैसे छूट जाती तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें, रिवाइज करने के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ डाउट बचेगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे वो चीज जो आप बोल रहे। हाँ, ये क्वेश्चन भी ट्राई करिए आप। हटा रहे हैं भाई, रुक जाइए एक सेकंड। चलिए जब बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्लास और भी काम है तो लेट हो रहे हैं उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इसके आगे। तो आई होप आज आपने जो बातें सीखी एक बार जरा साथ में रिवाइज करें, क्या सीखी और उसे आपको याद रखना है। हमने सीखा सुपरपोजिशन ऑफ वेव में कि दो वेव जब भी मिलती हैं तो जो उनका नेट एम्पलीट्यूड होता है वो उनका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। पहली बात हमने ये सीखी कि दो वेव या मोर देन टू वेव्स जब भी मिलेगी तो जो उनका नेट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो होगा वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड। जितने भी एम्पलीट्यूड होंगे उनका वेक्टर सम होगा। दूसरी बात हमने सीखी कि जब कोई वेव किसी फिक्स्ड इंड से टकराती है तो उसका फेज 180 चेंज हो जाता है और एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। जो एम्पलीट्यूड पहले था वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। ये एम्पलीट्यूड की बातें कर ली हमने और फेज की बातें कर ली। और दूसरी चीज कि अगर कोई वेव फ्री इंड से टकराती है तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं होगा और उसका एम्पलीट्यूड जस्ट डबल हो जाएगा। तो इतनी बातें हमने सीखी। तो कल फिर मिलते हैं आपसे 9:30 पे। क्लासेस की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज रखते हैं, 9:30 पे डेली हम लोग क्लासेस रखेंगे। 9 बजे थोड़ा सा ज्यादा सुबह होती है, बहुत लोग सोते ही रह जाते हैं, तो 9:30 पे रखते हैं क्लासेस। ठीक है, तो आप सब लोग 9:30 पे आ जाया करें। 9:30 से डेली हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ठीक है, कल 9:30 पे। और अगर इसके बाद किसी का डाउट है तो बताएं, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ग्रुप में मैसेज कर दे और PDF भी मैं वहीं पे सेंड कर दूंगा।